शिक्षार्थियों नमस्कार। हिस्टोरिका प्लैनेट यूट्यूब चैनल स्टडी टूर में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर डिस्कस किया हुआ था, और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वे पहला वीडियो भी देख लेंगे, जिससे दूसरे वीडियो का कंसेप्ट उनको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या प्रभाव दूसरे यूरोपीय देशों में पड़े, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जर्मनी और इटली, ब्रिटेन जो छोटे छोटे राज्य राष्ट्र में बटे हुए थे, उनका एकीकरण किया गया। तो हम लोग सबसे पहले एक बार पुनः इसके पहले वाले कंटेंट को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि इस वाले वीडियो की भी बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, और जिन्होंने पहला पोर्शन नहीं देखा है वे भी इसको समझने में आसानी महसूस करें। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मैटर को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको यहाँ से कोई भी कंटेंट जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम इस टूर को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, और इसी क्रांति से वहां पर नेशनलिज्म की भावना लोगों में पैदा हुई। तो फ्रांस में क्रांति क्यों हुई उसको हम देख लेते हैं कि एक तो फ्रांस का जो समाज था वह बटा हुआ था। 3 आर्डर्स थे, फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर। तो सेकंड और थर्ड आर्डर के लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन किया। मिडिल क्लास धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा था फ्रांस में, और जिसकी वजह से इन लोगों ने विद्रोह को आगे बढ़ाया। फ्रांस आगे चल करके एक रिपब्लिक कंट्री बना, और रिपब्लिक कंट्री के अंतर्गत जो शासन वहां पर स्थापित किया गया वह पूरी तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसके वजह से उसको आतंक का राज्य कहा जाने लगा। और वहाँ के जो राजा थे उनको पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जनता ने अपने अधिकारों की मांग को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर डायरेक्टरी रूल आया वहाँ पर, या एक कमेटी थी जिसके मेंबर मिल करके शासन करते थे। और फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा जो प्रभाव था वह क्या था कि वहां पर दासता का अंत होना। ये फ्रांस के शासक लुई 16 की तस्वीर है, जिनके समय में फ्रांस में क्रांति हुई थी। अब फ्रांस की क्रांति ही यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण थी। द मेन रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रांस में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, तो वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी फ्रांस में, और उसने बहुत सारे सुधार कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें नेपोलियनिक कोड था। इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे उसने, और वहां पर लिबरलिज्म जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी विचारधारा के लोग, अब धीरे धीरे इनका प्रभाव यूरोप में बढ़ना शुरू हो गया था। द राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड रिवॉल्यूशन, लेकिन उदारवादी विचारधारा को वहां की जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसने अब दबाना शुरू कर दिया था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह वाटरलू के मैदान में
अन्य जो रूढ़िवादी विचारधारा के राष्ट्र थे उनके द्वारा मिल करके पराजित कर दिया गया था। इनको पराजित करने में यूरोप की कई सारी शक्तियां, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया थी, ने सहयोग किया था। और यूरोप में इसकी वजह से फिर से अरिस्टोक्रेसी का प्रभाव बढ़ने लगा था। लेकिन जो नया मध्य वर्ग, मिडिल क्लास का उदय हो रहा था, मजबूत हो रहा था, उसने कहीं न कहीं ये जो अरिस्टोक्रेटिक टाइप की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसका विरोध जारी रखा। लेकिन 1815 के बाद ये जो कंजर्वेटिज्म थे, इन लोगों ने मिल करके एक वियना में कॉन्फ्रेंस किया। इसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को फिर से सत्ता में बहाल कर दिया गया, यानी राजतंत्र की स्थापना की गई। नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों को खत्म कर दिया गया और इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उन पर भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसका कारण ये था कि यूरोप के जो अन्य राज्य थे उनमें ये डर पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा न हो कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो जनता ने अपने अधिकारों की मांग की है, इसकी लहर अन्य दूसरे यूरोपीय देशों में पहुंच जाएगी तो हम लोग सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। इन क्रांतिकारियों में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जीयूसेप्पे मैज़िनी था, जिसने कि इटली के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा कि आप जानते हैं फ्रांस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था। उसकी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए एक बार ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने, चांसलर जो थे, उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। इट मीन्स कि फ्रांस में घटी किसी भी घटना का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ेगा। फ्रांस मेटरनिख का ये चित्र है। और फ्रांस मेटरनिख ने जब वियना के संधि की अगवानी की, उसके बाद आइए देखते हैं यूरोप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 एंड 1848, इट मीन्स कि नेशनलिज्म की विचारधारा को फैलाने में इन 20 वर्षों में कौन कौन सी गतिविधियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वन ऑफ देम द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। वहाँ के जो कवि थे, कलाकार थे, उन लोगों ने कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में बहुत ही सहयोग दिया। 1848 में रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इन लोगों ने भी राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे चल करके फ्रैंकफर्ट में सम्मेलन हुआ एक, और उस सम्मेलन में वहाँ के जो ताकतें थी उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया। देखते हैं कि इटली में एकीकरण कैसे प्रारंभ हुआ। आफ्टर 1848, the conservative began to use nationalist ideas to strengthen the monarchy, यानी कि राजतंत्र को मजबूत करने में रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना शुरू कर दी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली
and Germany came about through this process। तो इन्हीं के द्वारा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, इनके द्वारा ही इटली और जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास फार्मर्स। जो मध्य वर्ग के बड़े बड़े किसान थे, उनके अंदर भी ये भावना पैदा होना शुरू हो गई। इन 1848 they tried to unify Germany into a nation. This feeling was replaced by the combined forces of the monarchy and the military। का भी साथ मिला। From then the Prussia took on the leadership of unification of Germany। जर्मनी के एकीकरण की जो भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी है वो प्रशिया ने ली। यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, ही वाज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ही टुक द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी। 3 wars over 7 years ended in Prussian victory and completed the process of unification। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए जो कि लगभग 7 वर्षों तक चले, और उन युद्धों के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया गया। जो प्रसा का किंग था विलियम फर्स्ट, ही प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871 to himself। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। जो नई सरकार बनी उसने वहां पर करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इंप्रूव करने में काफी रुचि दिखाई। प्रिसीजन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एंड बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी के अन्य भागों में भी इन चीजों को लागू किया गया। ये जर्मनी का मानचित्र है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़ों में जो बटा हुआ था उसको एक किया गया। इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कंडीशंस ऑफ इटली बिफोर यूनिफिकेशन। इटली के एकीकरण से पहले इटली की क्या स्थिति थी, क्यों इसके एकीकरण की जरूरत पड़ी। एक्चुअल में ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियन वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। ये कई छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था इटली। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century, Italy was divided into 7 states। Out of 7, only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। इसमें सिर्फ सार्डिनिया पीडमांट को ही इटली के राजवंश के द्वारा शासित किया जा रहा था। एंड द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैबसबर्ग। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। जो मध्य वाला इटली का भाग था उस पर पोप का शासन था। सदर्न रीजन वेयर अंडर द बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन। दक्षिणी भाग में स्पेन के शासक का वहां शासन था। इटालियन लैंग्वेज वाज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म्स। इटली में एक ही लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी बल्कि वहां
कई सारी लैंग्वेजों का, भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था। इट स्टिल मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। ये आप देख सकते हैं, इटली में 7 प्रमुख भाग यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और इसी को आगे चल करके एक इटली का निर्माण किया गया। इटली के एकीकरण में मैज़नी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। रूढ़िवादी शक्तियों के प्रभाव के कारण मैज़नी को इटली से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, दैट इज नोन एज यंग इटली, और उसी के माध्यम से उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। आफ्टर अर्लियर फेलियर इन 1831 एंड 1848, किंग विक्टर इमैनुअल II took the unified the Italian states through wars। वहाँ पर विक्टर इमैनुअल II ने 31 से 48 के बीच में लड़ाइयों के माध्यम से इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। पर इसकी जिम्मेदारी इमैनुअल कांट सेकंड ने ली और आगे बढ़ाया। थ्रू ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस बाय सार्डिनिया पीडमॉन्ट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। उसने रणनीति बनाई और ऑस्ट्रियन फोर्स जो थी वहां पर उनको 1859 में सार्डिनिया पीडमॉन्ट से निकाल करके बाहर खदेड़ दिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी भी मैज़नी की तरह एक महत्वपूर्ण लीडर था वहां का। आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली इन 1860 एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy। इमानुअल II ने 1861 में अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर दिया और इस तरह से उसके एकीकरण में सफलता मिली। इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद एकीकरण की प्रक्रिया की लहर ब्रिटेन तक पहुंची। एक्चुअली ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द पीपल वेयर इथनिक वंस। ऑल एथनिक ग्रुप्स सच एज वेल्स, इंग्लिश, स्कॉट और आयरिश हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन लोगों की अपनी अलग अलग पहचान थी। इसकी वजह से इनमें उस तरह के एकीकरण की भावना अचानक से प्रबल नहीं हो पाई थी। द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव अप इन वेल्थ एंड पावर। अब ये आंग्ल राष्ट्र जो है धीरे धीरे धन दौलत और अहमियत, सत्ता में वृद्धि से उस आइलैंड पर जो अन्य राष्ट्र थे उस पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में काफी सफल हुआ। लंबे टकराव और संघर्ष के बाद वहां की पार्लियामेंट ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड resulted in the formation of the United Kingdom of the Britain. Ireland was also forcibly incorporated into the United Kingdom of the England in 1808.
A British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. The symbol of the new Britain flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, and the English language were actively promoted. ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5-6 भागों में बटा हुआ था और जिस पर आगे चल करके इंग्लैंड ने एकीकरण की प्रक्रिया पूरी करके 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया। ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठी और राजतंत्र के खिलाफ मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों ने विरोध आंदोलन शुरू किए, जिससे वहां पर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। आज के रिपब्लिक डेमोक्रेटिक टाइप के गवर्नमेंट से उस समय की गवर्नमेंट में बहुत अंतर था। एक्चुअल दैट पीरियड वाज द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड इट वाज द बिगिनिंग पीरियड। तो इसमें वहां के 18वीं और 19वीं सदी में जो कलाकार थे उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करके इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अ सिंबल इन विजुअल इमेज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेड ए नेशन एज ए पर्सन, आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड द नेशन, पोर्ट्रेड नेशन एज ए फीमेल फिगर। उस समय राष्ट्रों की नारी भेष में प्रस्तुत करने की प्रथा चल रही थी और यही नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आर्टिस्ट यूज्ड द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। स्टैचूज ऑफ मारियाना were erected in public square to remind the national symbol of unity and the persuade them to identify with it. फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया और इसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मरियाना इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, सिक्कों और डाक मोहरों पर उसकी छवि अंकित की गई। जर्मियाना बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह से जर्मियाना जो है वो जर्मनी में, जैसे हमारे भारत में भारत माता, वैसे जर्मनी में जर्मेनिया। और मरियाना जो है सी वियर्स क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज इन जर्मन न्यूयॉर्क स्टैंड फॉर हीरोइज्म। ये चीजें रूपक के रूप में प्रयोग की गई। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत से इटली और ब्रिटेन के एकीकरण तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद वहां पर राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद की भी भावना विकसित होने लगी। ये साम्राज्यवाद क्या था कि अपने राष्ट्र के सीमा क्षेत्रों में विस्तार, साम्राज्य के को आगे तक ले जाने की प्रक्रिया, जिसमें 1871 के बाद तो यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो क्षेत्र था वो बाल्कन प्रदेश बन गया। तो बाल्कन प्रदेश क्या थे, हम इसको पहले देखेंगे। थ्रू द 18th and the mid 19th century, Europe was marked by a lot of chaos and turmoil. After 1871, there was a significant change in the concept of nationalism in Europe. अब वहां के जो राष्ट्रवाद की भावना थी यूरोप में, वो बढ़ करके साम्राज्यवाद का रूप ले चुकी थी। सभी राष्ट्र अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने का प्रयास
कर रहे थे। नेशनलिस्ट ग्रुप्स इन यूरोप had become increasingly incompatible with each other and were constantly in conflict, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई झगड़ा ये सब शुरुआत होने को आ गया। द मेजर यूरोपियन पावर्स, कौन कौन थे साम्राज्यवाद के पीछे? रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी बिगेन taking advantages of nationalism in Europe to materialize their aims for imperialism। ये जो बाल्कन हमने नाम लिया, बाल्कन एरिया क्या था कि द यूरोपियन पावर साइटेड द मच डिस्टर्बेड बाल्कन रीजन टू fulfill their imperialist goals। The Balkan region consists of the following countries of our times: Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro। और इसी बाल्कन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जब ये राष्ट्रवादी ताकतें जो कि साम्राज्यवाद का रूप ले चुकी थी, जिसमें इंग्लैंड, रसिया, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी वगैरह, इन्हीं की वजह से ये टेंशन पैदा हुआ यहाँ, और आगे चल करके इसी टेंशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन comprising of many states and territories which inhabitants were commonly known as Slavs। A large part of Balkans was under the control of the Ottoman Empire, while some other parts were under the control of Russia and Austria, causing a complex problem in Balkan region। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made the region very explosive। The Balkan people based their claim for independence or political rights on nationality and desired to win their long lost freedom। यानी कि जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, और ये बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करने लगे, और हर राज्य अपने पास ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करने लगा। ये बाल्कन क्षेत्र का आप मानचित्र देख सकते हैं, जिसमें रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, इन लोगों ने चारों तरफ से इसको घेर रखा था। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, ये छोटे छोटे राज्य राष्ट्र थे। इसमें रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रही थी। इसी वजह से इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें ईच पावर रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी was keen on countering the hold of other power over the Balkans and extending its own control over the area। This led to a series of war in the region and finally the First World War began। अब इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हमें मिले हैं, पर्सनालिटीज, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क, ये कौन थे?
The man who played a crucial role in the unification of Germany, who was the chief minister of Prussia. Otto von Bismarck, he was supported by the bureaucracy and the army. William Kaiser first. On 18th January 1871, the King of Prussia, Kaiser William I, was proclaimed the German Emperor at the halls of mirror in the Palace of Versailles. उन्होंने अपने आप को वहां जर्मनी का शासक घोषित कर दिया कैसर विलियम फर्स्ट ने. इन न्यूली फाउंड जर्मनी a lot of emphasis was placed on modernizing the currency and the banking, legal and judicial system. ये कैसर विलियम फर्स्ट का चित्र है. काउंट कैमिलो डी कावोर, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पीडमॉन्ट. Count Camillo de Cavour helped the king in forming an alliance with France, and they defeated the Austrian forces in 1859. इटली के एकीकरण में कावोर का काफी महत्वपूर्ण रोल था. ये पीडमॉन्ट के चीफ मिनिस्टर थे. Giuseppe Garibaldi, he also played an important role in the unification of Italy. He joined the war along with the armed volunteers called the Red Shirt movement. इन्होंने चलाया था जैसे यूएसपी मैजनी ने यंग इटली चलाया था. In 1860, Garibaldi and his troops marched into southern Italy and the kingdom of Two Sicilies. Garibaldi का चित्र है. Mariana and Germania, these were allegory of nation the same way as Bharat Mata. A female figure imagined in India. Mariana was an allegory of France, while Germania was an allegory of Germany. It was a mode of visualizing the nation so as to generate extreme sense of respect and reverence in the hearts of the people living in those countries. सिंबल्स उस समय क्या क्या थे ये देख लेते हैं. क्रांति की प्रतीक के रूप में ब्रोकन चेन्स, बीइंग फ्रीड यानी आजाद होने का. वो चेन के टूटने का जो रूप था वो क्या था, आजादी का. ब्रीड प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ शक्ति का प्रतीक था ये ब्रेस्ट प्लेट. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, वहां लीडरशिप का ये ओक का लीव्स लगाया गया था मुकुट की तरह. स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, क्रांति में संघर्ष के लिए तैयारी. ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति के प्रतीक. एंड ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, इट वाज अ फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट. रेज ऑफ द राइजिंग सन, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा. ये प्रतीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है. नोज द टर्म्स, कुछ टर्म भी आए हैं उन्हें भी देख लेते हैं. एथनिक क्या है, रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल रीजन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स. यही एथनिक ग्रुप जो था वो अलग अलग था. इंग्लैंड में एकीकरण में बहुत लंबी प्रक्रिया लगी वहां पर. सिंबल क्या होता है, प्रतीक, रूपक. सिंबल इज ए विजुअल इमेज दैट रिप्रेजेंट समथिंग अदर देन इटसेल्फ.
It may be a representation using an object, picture, written work, sound or a particular mark. जैसे हमारे देश में भारत माता ये सिंबल है, उसी तरह से जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मरियाना। इंपीरियलिज्म क्या है? साम्राज्यवाद। इंपीरियलिज्म रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल एंड द अथॉरिटी ऑफ एन एम्पायर और नेशन ओवर फॉरेन कंट्रीज आर एक्वायरिंग एंड होल्डिंग कॉलोनीज एंड डिपेंडेंसीज। अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना, ये जो है साम्राज्यवादी विचारधारा है। एलिगरी, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सटेंडेड थ्रू अ पर्सन और ए थिंग, एन एलिगरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबल। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी मिले हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से और वैसे भी कालक्रम को जानने के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। ये 1855 द किंगडम ऑफ सार्डिनिया participated from the sides of British and France in the Crimean War. 1858 Cavour formed an alliance with France. 1859 to 1870 unification of Italy. 1859 Sardinia Piedmont with an alliance with France defeated the Austrian forces. 1861 Victor Emmanuel II was declared as the king of United Italy and Rome was declared the capital of Italy. 1866 unification of Germany. 1871 Persian king William I was proclaimed the German emperor himself. 1905 Slav nationalism gathers their force in the Habsburg and Ottoman Empire. And 1914 beginning of the First World War. आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें बहुत सारे मटेरियल्स एनसीईआरटी बुक्स, विकिपीडिया से और अननोन इमेजेस ऑफ डिफरेंट पोर्शंस अलग अलग जगहों से लिए गए हैं, उनको भी धन्यवाद। क्लिक ऑन लाइक बटन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन to get updates and post comment to give feedback. Thank you.